मैं मुतवस्सत तबके के एक ऐसे घराने में पैदा हुई कि जहां भूख की बीमारी को कोढ़ के मर्ज की तरह खूब छुपाया जाता है, तभी जाहिरी सफेद पोशी आदमी को घुन की तरह खाने लगती है। अब्बा भी हालात के भारी पाटों के बीच मुद्दत से पिस रहे थे, मगर उफ नहीं करते थे। शराफत और जाहिरदारी को कुंद छुरियों से मुआशी मसाइल की बेरहम फौज का मुकाबला करते करते वो निढाल हो चुके थे। यहां तक कि वो एक बोसीदा दीवार की मानद ढह गए। जब वालिद साहब रिटायर हुए तो महंगाई ने हमको अपनी लपेट में ले लिया। सोने पे सुहागा कि उन्हीं दिनों तारीखी सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी। एक पेंशन याफ्ता मुदर्रिस माए अहलिया और 6 बच्चों के इस सैलाब के तुंद रेले से बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2 बच्चों की तालीम रही एक तरफ, अब तो मसला दाल रोटी का था और कोई जरिया मुआश न था। बड़े भाई कॉलेज में जेरे तालीम थे और मैट्रिक के बाद मैंने सिलाई सेंटर से 2 साला डिप्लोमा किया था, मगर कहीं नौकरी न मिल रही थी। उन्हें दिनों हुकूमत की जानिब से देहातों में कुछ दस्तकारी स्कूल खोले गए। ये ऐसे दूर अफ्तादा गांव में थे कि जहां शहर से हुनरमंद मुअल्लमात जाने से कतराती थीं। हमारा शहर एक ऐसे ही देहात से मुल्हिक था। अपने हालात को महसूस करते हुए मैंने भी फैसला किया कि किसी देहात के सेंटर में मुलाजमत की खातिर दरख्वास्त गुजार दूं। हमारे खानदान में उन दिनों किसी लड़की का मुलाजमत करना मायूब ख्याल किया जाता था, मगर बुरा हो मुफलिसी का कि अच्छे अच्छों से ऐसे फैसले करा देती है कि जो वो नहीं करना चाहते। कुछ रिश्तेदारों ने समझाया भी कि अभी हमारा मुआशरा इस काबिल नहीं हुआ है कि शुरफा की बेटियां दूर देहातों में अकेली सफ़र करके जाएं। मुझको मगर अपने घर के मुआशी मसाइल की फिक्र थी। हर किसी की सुनी अनसुनी कर दी। अब्बा को राजी किया और उन्होंने अपने एक वाकिफकार से कहकर मुझको एक दस्तकारी स्कूल में लगवा दिया। स्कीम के तहत जिस कस्बे में स्कूल कायम किया जाना होता, वहां पहले ही एक कमेटी बनाई जाती जिसके सदर, सेक्रेटरी और खजांची वगैरह का चुनाव होता। ये कमेटी स्कूल के लिए मुफ्त अमारत फराहम करती और मुअल्लमात की रहाइश का भी बंदोबस्त करती। करीबी आबादी के घरों से लड़कियों के वालिदैन को भी आमादा करना पड़ता कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ मशीनें और ग्रांट मुहैया करती। मुअल्लमात को तनख्वाह के लिए कमेटी के सेक्रेटरी या सदर का दस्तनगर होना पड़ता। इस मुफीद स्कीम का यही सकम था कि इसकी मालूमात मुकम्मल तौर पर मकामी कमेटियों के मेंबरान के रहमो करम पर होती। मैंने वालिद को हमराह चलकर साथ रहने पर आमादा किया और हिम्मत कर ली। जब पहली बार कस्बे के स्कूल गई तो सेक्रेटरी साहब मुझे अपने घर ले गए, जहां उनकी बीवी और बच्चियां मौजूद थीं। उन्होंने मुझको अपने मकान की छत पर बने चौबारे में ठहराया कि अभी स्कूल की इमारत ज़ेरे तामीर थी। ये सेक्रेटरी साहब मुझसे दुगनी उम्र के थे, मगर मुझे बाजी बाजी कहते न थकते थे। मैं उनके घर में क़याम पजीर थी और वालिद साहब उनकी बैठक में होते थे, लेकिन वो अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते क्योंकि दरसो तदरीस उनका पेशा रहा था और सैकड़ों तलबा व तालबात को कुरान पाक पढ़ाया था। यहां भी फी सबीलिल्लाह यही नेक काम करने लगे। मैं जल्द ही घबरा गई। सेक्रेटरी साहब के घर रहना अजाब था कि वो मेरे ज़ाती मामलात में भी मुदाखलत करते थे। मसलन मेरे मामू इसी कस्बे के स्कूल में पढ़ाते थे, मगर मुझको उनके यहाँ जाने या रहने की इजाज़त ना थी। खुदा खुदा करके मौलमा की रहाइश के लिए कमरा बन गया और मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। मकामी लड़कियां जो घरों से बिल्कुल ना निकलती थीं, वो भी आने लगी। मेरा दिल काम में लग गया। स्कूल टाइम में अब्बा जी मस्जिद में रहते और छुट्टी के बाद जब वो अपने घरों को चली जाती, वालिद मेरे पास आ जाते, लेकिन नमाज के वक्त वो फिर मस्जिद चले जाते और मैं अकेली रह जाती। रात के वक्त मेरे वालिद स्कूल में और मैं अपनी एक शागिर्द लड़की के घर जाकर सोती थी, जहां पूरी फैमिली रहती थी। इन हालात में मैं देहात में हुनर सिखाने की खिदमत को एक जज्बे के साथ सरअंजाम दे रही थी। ये इतवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी। वालिद साहब जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब आ गए। उनके हाथ में 4-5 लफाफे थे। कहने लगे, मोहतरमा, ये तमाम खतूत मैंने पढ़ लिए हैं और अब तुमको ना मिलेंगे। औरों पर ये इनायतें और हम महरूम रहे। हम भी तो सीने में दिल रखते हैं। अब अगर तुमने इल्तफात से काम ना लिया तो मैं इन खतूत से तुमको बदनाम कर दूंगा। नौकरी भी खत्म हो जाएगी और रुसवाई भी होगी। बात मेरी समझ में ना आई। खतूत तो मेरे घर वालों के हो सकते थे या रिश्तेदारों,
में से किसी के। इसमें तो ऐसी कोई बात न थी कि बदनामी का बायस बनती। फिर ये शख्स मुझको किस बात की धमकी दे रहा था? वो तो मुझको धमकी देकर चला गया और मैं सर पकड़कर बैठ गई। जरूरत के अलावा एक जज्बे के तहत देहात में नौकरी करने आई थी, यहां उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब फूफो, खाला और खालू की बातें याद आईं कि देहात में नौकरी करने जा रही हो जहां औरत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। कुछ दिन गुजरे। एक रोज मैं रहाइश गाह के सहन में चारपाई पर बैठी थी। अब्बा जी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे कि सेक्रेटरी साहब आ गए। हाथ में फाइल थी। कहने लगे, इस पर दस्तखत कराने हैं, तुम्हारी तनख्वाह की बाबत है। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी साहब, मैं आपको बड़ा भाई समझती हूं, आप अपनी बहन से फासला रखिए। क्या हो गया है आपको? तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये कहकर मेरी जानें बढ़े और मैंने तभी उनको उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चकरा गए। शायद मुझसे इतनी हिम्मत की उम्मीद न थी। ये शुक्र के स्कूल की चार दीवारी में नसब गेट खुला हुआ था, वरना जाने वो क्या कर गुजरते। उसी वक्त भागकर कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो उल्टे कदमों वापस चला गया और कई दिन तक स्कूल का रुख न किया। अब गू में थी कि वालिद साहब से बात करूं या ना करूं। मेरी खातिर ही तो वो इस उम्र में घर से दूर रह रहे थे। बिलाशुबा फौरन कहते कि नौकरी छोड़ दो, जबकि मैं हिम्मत से हालात का मुकाबला करना चाहती थी। सेक्रेटरी साहब की भांजी भी दस्तकारी सीखने आती थी। उन्होंने उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया। अपनी जानने वाली चंद फैमिलियों को रोका कि जिनकी लड़कियां इनके तवस्सुत से स्कूल आ रही थीं, ताकि मतलूबा तादाद पूरी ना रहे और स्कीम नाकाम हो जाए। जब उन्होंने उसकी बातों पर कान ना धरे तो मेरे किरदार के बारे में गलत बातें करने लगा। मकामी लोगों की नजरों में ये ठीक आदमी ना था। उन पर उसके प्रोपेगेंडे का असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने दबी जुबान से कहना शुरू कर दिया कि उस्तानी तो अच्छी है, उसका बूढ़ा बाप नेक आदमी है, बच्चों को मस्जिद में बिला मुआवजा कुरान पढ़ाता है, बेटी के साथ देहात में रहना कबूल किया है, इस सेक्रेटरी को बदलना चाहिए। स्कूल में 2 लड़कियां एक साबिक फौजी के घर से भी आती थीं, मेरी हम उम्र थीं। इसी वजह से मेरी सहेलियां बन गईं। ये दोनों शादीशुदा थीं। परेशान देखा तो पूछा, क्या परेशानी है? मैंने सारी बात कह दी। खर्चा भी बताया कि शायद वालिद साहब अब मुझको नौकरी न करने दें और वापस ले जाएं। उन्होंने अपने शौहरों से कहकर मदद करने की पेशकश की। बाकी लड़कियों ने भी मेरी बात सुनी। सभी परेशान हो गई। दूसरे रोज मैं वालिद साहब के हमरा उस साबिक फौजी के घर गई। वालिद साहब ने उनसे तमाम अहवाल बताया। उस भले मानस ने मदद का वादा किया। अगले रोज सेक्रेटरी साहब ने मुझको नोटिस भिजवा दिया कि फिलहाल फंड जमा हो रहा है, लिहाजा काम करना है तो बगैर तनख्वाह के करो। जब फंड मिल जाएगा तनख्वाह तभी मिलेगी। इत्तफाक से वालिद साहब के हाथ में ये नोटिस था कि वो फौजी साहब वहां आ गए। उन्होंने ये नोटिस पढ़ लिया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर सेक्रेटरी साहब के गले पड़ गए। कहा कि इस इलाके में जहां कोई आना पसंद नहीं करता, ये बच्ची रजाकाराना आ गई है और तुम इसके साथ ये बर्ताव कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। इसी नेक इंसान ने कौंसल जाकर करारदाद पास कराई और डीसी साहब को भिजवा दी, जो इस तामीरी प्रोग्राम के निगरान थे। उन्होंने फौरी तौर पर फील्ड ऑफिसर मुकर्रर किया। ताहम वालिद साहब इस झगड़े से घबरा गए, मुझसे इस्तीफा दिलवाया और घर ले आए। अब इलाके के लोगों को अहवाल पता चला तो सेक्रेटरी साहब पर बन गई। वो हमारे घर आए, वालिद साहब के पांव पकड़ लिए कि मैं बाल बच्चेदार हूं, खुदारा माफी दे दीजिए। केस पुलिस तक कोई ले गया या ऊपर चला गया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंसानी हमदर्दी से मजबूर होकर वालिद साहब ने फील्ड ऑफिसर को राजीनामा लिख दिया। इसी साबिक फौजी की मेहरबानी से मुझे एक नजदीकी कस्बे में तैनात कर दिया गया। जल्द ही यहाँ के सेक्रेटरी के तेवर भी तीखे होने लगे। स्कूल की छुट्टी के बाद जब तालबात घर चली जाती, गुमनाम खतूत स्कूल में आ गिरते। कभी पत्थर अंदर आ पड़ते। पता चला कि पुराने सेक्रेटरी उनके दोस्त हैं और वही यहाँ के सेक्रेटरी से ये सब कुछ करवा रहे हैं, जिसको वालिद साहब ने अपनी नेक तबीयत की वजह से माफ किया था। उसने फिर से मेरे खिलाफ मकामी लोगों को बदजन करने और मुझको रुसवा करने का बेड़ा उठा लिया कि इसके मुंह पर जो थप्पड़ मैंने रसीद किया था, जिसकी ज़रब को वो अभी तक नहीं भुला सका था, दुनिया बुरी जगह उसी वजह से कहलाती है कि यहाँ बद अच्छा और बदनाम बुरा होता है। इस बदबख्त ने मुझको घर घर बदनाम करने की साजिश करके मेरा इस देहात में भी नौकरी करना दूभर कर दिया। इस किस्से का इख्तिताम बिलाखिर इस तरह हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। 27वीं की रात
लोग खत्म कुरान की खातिर मस्जिद में जमा थे। मेरे वालिद भी वहां थे। तभी 3-4 बदमाश किस्म के आदमी दीवार फलांकर स्कूल के अहाते में आ गए। सद शुक्र मैं जाग रही थी, मुसल्ले पर बैठी दुआ कर रही थी। आहट सुनकर डर गई और कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी लगा ली और शोर मचाया। पड़ोस में औरतें इबादत की वजह से जाग रही थीं और उनके मर्द भी मस्जिद में थे। मेरा शोर सुनकर उन्होंने भी शोर मचाया और आवाजें देने लगी। तब वो अहाते में आने वाले भाग गए। जब वालिद साहब आए, दरवाजा खुलवाया, मैं थर थर कांप रही थी। अंदर कमरे में बंद रहने से सर से पांव तक पसीने में नहाई हुई थी, जबकि गजब की गर्मी में देहात में जहां बिजली ना हो, बगैर पंखे कमरे में इतनी देर कोई बंदा नहीं रह सकता। मैं अपने घर के मुआशी हालात में हाथ बटाने चली थी और जहनी मरीज होते होते रह गई। सद शुक्र 1 साल बाद मेरे भाई की तालीम मुकम्मल हो गई और उसकी स्कूल में बतौर उस्ताद तैनाती हो गई, तो हमारे जीने का आसरा हो गया। आज भी सोचती हूं कि चिराग जलाने चली थी, दामन में अंधेरे समेट लाई। नौकरी करके मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि बदनामी की सूरत जिसकी सजा मिली। दोस्तों, ये मलीहा की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर शहर मुल्तान से है। उन्होंने अपनी आप बीती हम तक पहुंचाई ताकि उनकी कहानी से और बहुत सारे लोग सबक सीख सकें। उम्मीद है आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।